दोस्तों, एक गरीब बहन अपने भाई के यहाँ पर उसे राखी बांधने के लिए आती है और जब वह विदा होती है तो उसकी जो भाभी होती है वह उसे अपनी एक पुरानी साड़ी निकाल कर देती है और कहती है कि यह लो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। इसके बाद वो जो बहन होती है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जो उस बहन का भाई होता है वह एकदम से आता है और अपने ऑफिस के बैग को खोलकर उसमें से एक साड़ी और एक मोबाइल निकालकर अपनी बहन को दे देता है और कहता है कि बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, यह लो तुम्हारा गिफ्ट। अब इस बात को देखकर बहन तो खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो उसकी भाभी होती है वह पूरी तरह से नाराज़ हो जाती है। पति अपनी पत्नी को धमका देता है, लेकिन फिर भी वह अपना मुंह चढ़ाकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वही भाभी जो अपनी ननद से मुंह चढ़ाकर अपने घर चली गई थी वह रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे ढेर सारे गिफ्ट जाकर दे देती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा होता है। उनके अलावा उनका कोई और नहीं है। यहाँ पर जो माँ होती है उसका नाम कविता होता है और कविता अकेली रहकर अपने बच्चों को पाल पोस रही होती है। दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी किया करती थी और उसी से अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कविता का एक भाई होता है जिस भाई का नाम होता है अजय। अजय उसका बड़ा भाई है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है मंजू। अब यहाँ पर जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले जो कविता होती है वह अपने भाई के यहाँ जाने का फैसला करती है और इसी वजह से वह तैयार होकर अपने भाई के यहाँ पर पहुँच जाती है। अब जैसे ही कविता, जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अपने भाई के यहाँ पर जाती है क्योंकि भाई का अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था और कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं थी, तो तभी जो उसकी भाभी होती है वह उसे देखकर नाक सिकोड़ लेती है। हालांकि वह उसका वेलकम तो करती है हंसकर और उसके लिए चाय पानी बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल भुन गई थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ननद केवल यहाँ पे पैसा ऐंठने के लिए आई करती है। इसके घर में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बात को लेकर वह उसे माथा चढ़ाती है, लेकिन बहन केवल अपने भाई के प्यार के लिए आया करती थी क्योंकि जब वह उसे बच्चा हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद उसके पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से केवल उसका भाई एक सहारा होता है क्योंकि माता पिता तो काफ़ी दिन पहले ही उन दोनों भाई बहनों को छोड़कर जा चुके थे। तो इसी वजह से वह अपने भाई से मिलने के लिए चली आया करती थी और उससे बातचीत भी कर लिया करती थी। और भाई जो होता है अजय, वह एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। उन पैसों की वजह से उसकी पत्नी को घमंड हो जाता है, हम तो अमीर हैं, और यह जो बहन है इनकी यह काफ़ी गरीब है। और जैसे ही भाई अपने घर के अंदर आता है तो अपनी बहन और उसके बच्चों को देखकर बड़ा खुश होता है और जैसे उससे हालचाल पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो भाभी होती है वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई होती है और उसकी शक्ल पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। भाई इस बात को समझ जाता है, लेकिन फ़िलहाल वो उसे कुछ भी नहीं कहता और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय यहाँ पर जो बहन होती है वह अपने बच्चों के साथ एक दूसरे कमरे में सो जाती है और यहाँ पर पति पत्नी एक कमरे में आराम करने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जो पत्नी होती है मंजू, वह अपने पति अजय से कहने लगती है कि सुनते हो, अब तुम्हारी बहन आ गई है और इसके लिए कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक साड़ी है जो मैंने एक ही बार पहनी है, उस साड़ी को इसे दे देंगे और अच्छी तरह से यह उसमें खुश हो जाएगी। वैसे भी वह साड़ी 3000 रुपये की है। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर पति होता है उसे गुस्सा तो बड़ा ही आता है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और पुरानी बातों में खो जाता है। याद करता है उन दोनों को जब उसकी बहन की शादी हुई थी और माता पिता अपनी बेटी पर खूब सारा लाड़ प्यार उड़ाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो समय के साथ साथ माता पिता यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो भाई होता है वही अपनी बहन की जिम्मेदारियों को निभाया करता था। लेकिन पत्नी को पहले से ही अपनी ननद से एलर्जी होती है
और उसी वजह से धीरे धीरे करके वो अपनी पति पर शिकंजा कसना शुरू कर देती है। लेकिन आज तो हद ही कर दी। अपनी ननद को पुरानी साड़ी देने के लिए बोल रही थी। भाई अपनी बहन से प्यार किया करता था और वह ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह उठकर जो पति होता है वो तो कंपनी में चला जाता है, लेकिन घर के अंदर जो ननद होती है उससे उसकी भाभी काम करवाने लगती है। कहती है कि दीदी काम में हाथ बटा दो, अब जब आप यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं। ननद को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वह तो उस घर की अपना घर समझकर अच्छी तरह से साफ़ सफाई करवाने लगती है। और वह केवल प्यार की भूखी है और घर को पूरी तरह से चमका देती है। शाम के समय भाई आकर घर को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है और अपनी पत्नी को शाबाशी देने लगता है। कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो घर को साफ कर दिया। कविता विवाही हुई है और वह भी अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो मंजू होती है वह उससे कहती है कि हाँ साफ क्यों नहीं करती, मेरा ही तो घर है और मैं नहीं साफ करूँगी तो कौन करेगा। इस बात को सुनकर पति थोड़ी सी तसल्ली आती है। उससे पहले से यहाँ पर जो उसका भांजा होता है यानी कि कविता का जो बेटा होता है वह कहने लगता है कि मामा जी यह घर तो माँ ने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर साफ किया है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मंजू होती है उसकी भौवें फिर से चढ़ जाती हैं और वह घूर कर बच्चों की तरफ देखने लगती है। तभी यहाँ पर अजय देखकर समझ जाता है कि मंजू को गुस्सा आ रहा है और उसके बाद वह बात को संभालने लगता है। कहता है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, यह घर तुम्हारा भी तो है। इस बात को सुनकर जो मंजू होती है वो थोड़ी सी शांत रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। धीरे धीरे यह रात भी कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन था रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन वाले दिन बहन जो होती है वो अपने भाई को राखी बांधती है और राखी बांधते ही जो उसकी भाभी होती है वह एकदम से अपनी उस पुरानी साड़ी को एक पॉलीथीन में पैक करके उसके पास ले आती है और कहती है कि दीदी देखो यह नई साड़ी और इसकी कीमत 3000 रुपये है। मैंने केवल एक बार पैसे पहना है और उसके बाद मैंने इसे आज तक नहीं पहना है, तो तुम इसे पहन लेना और वैसे भी यह कलर तुम पर बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ननद कविता होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसे पुराने कपड़े नहीं दिए गए थे और आज वो कमी भी पूरी हो गई। अब यहाँ पर ननद को पता था अपनी भाभी का स्वभाव के बारे में, तो इसी वजह से जो ननद कविता होती है वो बिल्कुल भी उससे कोई भी विरोध नहीं करती है और उसको हाथ में ले लेती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, भले ही वह आंखों में आंसू रह गए थे। भाई इन आँखों के आंसुओं को देख लेता है और उसके बाद जो कविता होती है वह तो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जो अजय होता है वह अपनी बहन को रोकता है। कहता है कि बहन रुको, तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को रोक लिया था और झट से अपने ऑफिस के बैग को खोलता है और खोलने के बाद उसके अंदर से एक नई साड़ी निकाल कर लाता है और साथ में उसने एक मोबाइल फ़ोन भी निकाला जो अभी तक खोला भी नहीं गया था। इन दोनों चीज़ों को निकाल कर वह अपनी बहन के हाथ में थमा देता है और कहता है कि या लो बहन, यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। वह पैसे तुम्हें ही दिया है, उसको भी पहन लेना, वह तुम पर काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर पति की बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जो पत्नी मंजू होती है वह एकदम से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पति से कहा था कि इनके लिए और पैसे खर्च मत करना। लेकिन यहाँ पर जो भाई होता है वह उसे मोबाइल फ़ोन और नई साड़ी दे रहा था। इसके बाद वो कहने लगती कि मैंने आपसे मना तो किया था, यह साड़ी ही काफ़ी है और वैसे भी दीदी को कहाँ बाहर जाना पड़ता है, वो तो दूसरों के घरों में काम ही तो करती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो अजय होता है उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह एकदम से अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। कहता है कि तुम होती कौन हो, मेरी और मेरी बहन के बीच में बोलने वाली। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल रहा है, तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यह मेरी बहन का हक है और इसे देना ही होगा। वैसे भी मैं और मेरी बहन दोनों ही एक माता पिता की औलाद हैं।
और अगर बहन चाहे तो अपना हिस्सा भी प्रॉपर्टी में ले सकती है, लेकिन कभी भी हमारी बहन ने हमसे हिस्सा नहीं मांगा, तो इतना तो इनका हक बनता ही है। अब यहाँ पर जो मंजू होती है वह अपने पति से कुछ तो नहीं कह पाती, लेकिन अपनी ननद से खरी खोटी कहने लगती है। और इन बातों को सुनने के बाद जो ननद होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो अजय होता है वो एकदम से उसे खबरदार करता है और कहता है कि अगर तुमने एक भी वर्ड मुंह से निकाला तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर अजय की आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल थीं। अब मंजू जैसे ही अपने पत्नी की आंखों को देखती है तो अपना माथा चढ़ाकर घर के अंदर चली जाती है, बहुत सारी बातें कम आवाज़ में कहती हुई। और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मंजू अब पूरी तरह से नाराज़ हो गई है। इसके बाद जो कविता होती है वो कहने लगती कि भाई अगर भाभी नाराज़ हो रही हैं तो कोई बात नहीं, आप इनको अपने पास रख लो। लेकिन तभी यहाँ पर भाई कहता है कि बहन मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और कोई बात नहीं, तुम इनको ले जाओ और अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ अपने घर जाओ और तुम्हें कैसी भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका तो रोज़ रोज़ का है, थोड़ी देर नाराज़ हुई उसके बाद ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को हंसी खुशी वहाँ से विदा कर देता है और बहन भी खुश होकर वहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन मन ही मन वह ढेर सारी बातें सोच रही थी कि उसका भाई कैसा है और उसकी भाभी कैसी है। दरअसल भाई तो बहन से प्यार किया करता था, लेकिन भाभी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह अपनी बहन को कुछ भी सामान दे और बिल्कुल भी वो अच्छी तरह से पेश आए, क्योंकि भाभी को अमीरी का घमंड हो गया था, जो अमीरी उसके पति ने उसे दिखलाई थी। इसके बाद बहन को अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उस नए फ़ोन में अपने पुराने फ़ोन की सिम डालकर अपने भाई से बात करने लगती है। जब वह भाई से बात करने लगती तो भाई से कहने लगती है, भाई ये इस फ़ोन की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास फ़ोन था तो सही, भले ही वो धीरे धीरे चलता था। लेकिन तभी भाई कहता है, बहन जब उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि भैया कभी कभी यह फ़ोन उठता नहीं, हैंग हो जाता है, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को गिफ्ट ज़रूर से दूंगा और गिफ्ट में फ़ोन ही दूंगा। लेकिन जब मेरी पत्नी ने कहा कि पुरानी साड़ी दे दो तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया और इसी गुस्से के चलते मैं ऑफिस जाते समय एक नई साड़ी और नया फ़ोन तुम्हारे लिए ख़रीद ले आया। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया था, इसी वजह से यह सब कुछ हो गया। और कोई बात नहीं, तुम इस गिफ्ट को रखो, यह तुम्हारे भाई का गिफ्ट है और जब तक मैं हूँ जब तक मैं तुम्हें इस तरह के गिफ्ट देता रहूँगा। इसके बाद उन दोनों की बातें कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अजय की पत्नी जो मंजू होती है वह अभी तक उससे नाराज़ है और उसने बिल्कुल भी बात नहीं करती। हालांकि वह घर का काम तो किया करती थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी तरह से अपने पति से बात नहीं करती है और बोलने से परहेज करती है। अब यहाँ पर जब पति एक दिन उसे मनाने की कोशिश करता है तो पत्नी नखरे दिखाती है, लेकिन तभी जो अजय होता है वह उसे साफ साफ बोल देता है कि देखो, अगर तुम्हें नाराज़ रहना है तो बेशक से रह लो और मायके जाना है तो वहाँ पर भी जाकर रह सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अपनी बहन के लिए जो मेरा प्यार है उस प्यार को मैं इसी तरह से बरकरार रखूँगा, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है, केवल हम ही तो हैं जिन्हें वो अपना कह सकती है और हमसे ही वो सहारा लेकर अपने जीवन को जी रही है। इस बात को मंजू सुन तो लेती है, लेकिन किसी भी बात पर कोई अमल नहीं करती और इसी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलह का माहौल बन जाता है। अब यहाँ पर इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक जो मंजू होती है वह अपने पति से बातचीत तो करने लगती है, लेकिन वह साफ साफ बोल देती है कि मैं तुम्हारी बहन से कोई भी मतलब नहीं रखूँगी, तुम भले ही उससे कोई भी मतलब रख लेना। ऐसा कहकर उन दोनों के बीच में सुलह हो गया था, क्योंकि मंजू ना तो अपने मायके जा सकती थी, क्योंकि उसके भैया भाभी उसने ऐसे ही कर रखे थे कि वो बिल्कुल भी अपनी ननद को पसंद नहीं किया करते और वहाँ भी केवल पति को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता कि वह उसकी बहन से बात करे या ना करे। उसे तो खुद अपनी बहन का ख्याल रखना है, क्योंकि वो उससे छोटी है
और जब माता पिता नहीं हैं तो उसका ही पूरा फर्ज बनता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से एक ऐसी खबर उसकी पत्नी को सुनने को मिलती है जिसे सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। शाम के समय उसे एक खबर सुनने को मिली थी और मंजू अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पति जैसे ही ड्यूटी से आता है तो ड्यूटी से आने के बाद वह अपने घर के अंदर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है तो उसे उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद वह डरा सहमा उस कमरे के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे डर है कि पत्नी को कुछ वैसा ना हो गया हो। और उसके बाद वह पूछने लगता है कि मंजू क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद जो पत्नी होती है एकदम से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगती है कि मेरी बहन का जो पति है उसे एक बहुत बीमारी हो गई है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए और अगर तुम्हारे पास हो तो बिल्कुल से पैसा दे दो। अब इसके बाद जो पति होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि देखो जितना पैसा मेरे पास है वो सारा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि कितने रुपए की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह बताती है कि उसकी बीमारी के इलाज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए और 30 लाख में उसके पति की जान बचाई जा सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अजय होता है वो कहने लगता है कि देखो मंजू, मेरे पास तो ले देकर कुल 5 लाख रुपए इकट्ठा हैं और इन 5 लाख रुपए को लेकर अपनी बहन के पास चले जाओ, क्योंकि मुसीबत का समय और इससे समय में अपनी अपनों के काम आया करते हैं। ऐसा कहकर जो पति होता है अपनी पत्नी को दूसरे दिन 5 लाख रुपए निकाल कर दे देता है और कह देता है कि जब तक तुम वहाँ पर रहोगी कोई बात नहीं, घर को मैं देख लूँगा और कैसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बहन का अच्छे से साथ देना, क्योंकि ऐसे समय पर अपने ही देखा जाया करते हैं। तो यहाँ पर मंजू 5 लाख रुपए को लेकर फ़ौरन से अपनी बहन के यहाँ पर चली जाती है और उन रुपयों को देते हुए कहने लगती है कि बहन यार लो, यार रहे पैसे और बाकी पैसों का तुम इंतज़ाम कर लेना, हमारे पास इतने ही थे। ऐसा कहकर वो वहाँ पर रहने लगती है, लेकिन अभी भी उन पैसों से कुछ पैसों की कमी है और इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ पर जो मंजू होती है वह अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे बताती है कि मैंने जो पैसे दिए थे उसके बाद भी तकरीबन 4 लाख रुपए की ज़रूरत है और उन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर जो अजय होता है वह कहने लगता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम डॉक्टर साहब से बात कर लो और उनसे कह दो कि आप इलाज चालू करो, उसके बाद जैसे ही इंतज़ाम हो जाएगा हम लोग पैसों का इंतज़ाम कर देंगे, कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। इस बात को सुनकर मंजू हामी भर लेती है और अपनी बहन से इसी बात को कहती है। इधर फ़ोन काटने के बाद तुरंत से उसकी बहन का फ़ोन उसके पास आता है कविता का और वह उससे हाल चाल जानने के लिए बात करती है। तो यहाँ पर जो भाई होता है उसे हाल चाल बता देता है, कहता है कि बहन वैसे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी की जो बहन है उसके पति की जान पर बन आई है और उसके इलाज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी 4 लाख रुपए की कसर है। अब इस बात को सुनते ही कविता को बड़ा ही धक्का सा लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर पति इस दुनिया में छोड़कर चला जाता है तो उसके पास उसके बाद क्या बीता करती है। तो वह कहने लगती कि भैया कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो रहा क्या। तो वो कहने लगती कि बहन कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो रहा, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे मैंने दे दिए, लेकिन अभी तक इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो उसके बाद यहाँ पर जो बहन कविता होती है वो कहने लगती है कि भैया अगर ऐसी बात है तो मैं उसे देखने के लिए ज़रूर आऊँगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, ना जाने क्या हो जाए और ऐसे समय में हर किसी के लिए सहानुभूति दिखानी चाहिए। इस बात को सुनकर भाई कहता है कि ठीक है बहन, तुम सुबह आ जाना, मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से कहा है कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना और मैं भी उनको मनाने की कोशिश करूंगा। इस बात को सुनकर वह फ़ोन काट देती है, लेकिन मन ही मन गहन सोच विचार करती है। धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह जो बहन कविता होती है वो जल्दी से ही भाई के घर आ गई थी और यहाँ से दोनों भाई बहन वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जब दोनों भाई बहन हालत देखते हैं
तो पूरे परिवार की हालत को देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब जो मंजू का पति होता है वह भी डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर साहब साफ साफ मना कर देते हैं। जब तक यह सारी बातें कविता देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से अपनी भाभी के पास जाती है और अपने बैग से जो बैग उसके साइड में लटका हुआ था उससे एक पोटली निकालती है, जिस पोटली के अंदर वो जेवर थे जो कभी उसके माता पिता ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिए थे, और उन्हें निकाल कर अपनी भाभी के हाथ में रख देती है और कहती है कि भाभी यह लो जेवर, इन जेवरों को बेचकर अपनी बहन के पति का इलाज करवा दो, क्योंकि मुझे ही पता है पति के बिना ज़िंदगी कैसे हुआ करती है और मैं किसी दूसरे को दुख को नहीं देख सकती। अब जैसे ही मंजू यह देखती है कि उसकी वो ननंद जो होती है उसने बात करने तक भी मना कर दिया था और कहा था कि मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूंगी, वो उसकी बहन के पति के लिए अपने सारे वो जेवर दे रही है, इतनी गरीब होने के बावजूद भी। तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी ननंद से माफ़ी मांगने लगती है। वहीं पर अजय जो होता है वह सब कुछ देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आया था, लेकिन तभी जो ननंद कविता होती है वो कहती है कि भाभी अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है, तुम इन जेवरों को ले जाओ और इन्हें बेचकर पैसे ले आओ और उन पैसों से उनका इलाज चालू करवाओ। इसके बाद वहाँ पर जो मंजू होती है उन जेवरों को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि या लो जेवर। तभी वहाँ पर उनका एक और रिश्तेदार आता है जिससे उन्होंने पैसे के लिए कह रखा था और वह 4 लाख लेकर आया था। जब वह यहाँ पर आकर बता देता है कि मेरे पास 4 लाख हैं, तो उसके बाद जो मंजू होती है उन जेवरों को बेचने का फ़ैसला बदल देती है और उसके बाद उन जेवरों को ले जाकर अपनी ननंद को दे देती है और कहती कि इंतज़ाम हो गया है, अब इन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर उसकी बहन के पति का अच्छे से इलाज हो जाता है और उसकी जान बचा ली जाती है। कविता अपने घर चली गई थी क्योंकि उसे रोज़ के रोज़ काम करना होता था, तो इसी वजह से वो अपने घर चली जाती है। लेकिन जब बहन का पति अच्छे तरह से ठीक हो जाता है और मंजू अपने घर चली जाती है, तो उसके बाद एक दिन वो अपनी पति से कहती है कि चलो हमें दीदी से मिलने के लिए चलना है। अब पति को पता चला कि यह क्यों मिलने के लिए कह रही है, वह भी इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं टोकता है और यहाँ से उसे लेकर चलने लगता है। लेकिन रास्ते में जैसे ही मार्केट आती है तो मार्केट से जो मंजू होती है वह ढेर सारे उपहार अपनी दीदी के लिए खरीदती है और ख़रीदने के बाद उन सभी को लेकर अपनी ननंद के घर पहुंच जाती है। और वहां पर जाकर जैसे ही ननंद अपने भैया और भाभी को एक साथ देखती तो एकदम से खुश हो जाती है। यहाँ पर जो भाभी होती है वह ढेर सारे उपहार लेकर आई थी और उन सभी को दिखा कर कहने लगती है कि दीदी ये लो आपके लिए उपहार है और आज से मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीऊँगी, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि रिश्तों की अहमियत क्या हुआ करती है। इस बात को सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मंजू की आंखों में भी आंसू आ गए थे और साथ में जो अजय होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब यहाँ पर मंजू और कविता एक दूसरे के गले लगती हैं और गले लगने के बाद खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके। आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।